BA BSc पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं जीन ब्रुंस्की तत्व। कल अपन ने अध्ययन किया था हंटिंगटन के तत्वों का अध्ययन किया था। आज अपन बात करते हैं जीन ब्रुंस्की के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र भी कहा जाता है, इसके तत्व भी कहा जाता है। तो जीन ब्रुंस्की ने अपने मानव भूगोल के तत्वों को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले लेते हैं अपन प्राथमिक आवश्यकताएं। प्राथमिक आवश्यकताओं में किस किस को लिया जाता है? प्राथमिक आवश्यकताओं में अपन भोजन को लेते हैं। भोजन के साथ में और किसको लिया जाता है? वस्त्र को लिया जाता है। आवास को लिया जाता है। और संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया को लिया जाता है। जीन ब्रुंस्की यानी मानव भूगोल के अध्ययन तत्वों के अंतर्गत 4 तत्वों को लिया था प्राथमिक आवश्यकताओं में। एक तो भोजन को लिया था, दूसरा वस्त्र को लिया था, तीसरा आवास और चौथा आ जाता है संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति को लिया जाता है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं का अध्ययन करें तो मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान। वर्तमान का अध्ययन करें तो 2 आवश्यकताएं और बढ़ गई है। कौन कौन सी थी कल बताया था मैंने? एक तो प्राथमिक शिक्षा आती है और दूसरा कौन सा आता है? प्राथमिक स्वास्थ्य आता है। हंटिंगटन ने अपने तत्वों में यहां पर किसको सम्मिलित कर लिया था? औजार को सम्मिलित कर लिया था, जो कि मानव को अपनी रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि उस समय मनुष्य कहां निवास करता था? जंगलों में निवास करता था। अब इन्होंने किसको सम्मिलित किया है? संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति को सम्मिलित किया है, क्योंकि मानव वंश चलाने की प्रवृत्ति में पाया जाता है। तो मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन को लिया जाता है, इन्होंने वस्त्र को लिया था, आवास को लिया था और संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति को लिया था। जीन ब्रुंस्की के अनुसार सबसे पहले आता है भोजन। मानव भूगोल का अध्ययन करें तो भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। अब प्रत्येक क्षेत्र का या संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो सभी जगह लोगों में भोजन की प्रवृत्ति समान नहीं पाई जाती है। समान किस प्रकार से नहीं पाई जाती है? जहां पर समतल मैदानी क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं, वे लोग अपने भोजन के रूप में या तो चावल का सेवन करते हैं या गेहूं का सेवन करते हैं। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं या तटवर्ती क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, वो किसका सेवन करते हैं? मांस या मछली का सेवन करते हैं। उसी प्रकार से वस्त्रों का अध्ययन करें तो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार मानव के पहनावे में भी अंतर आ जाता है। जहां पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है या उष्ण जलवायु पाई जाती है, वहां के लोगों के यानी वस्त्रों का अध्ययन करें तो ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। जबकि जहां पर ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों के लोग क्या करते हैं? खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे मानव के वस्त्र में भी क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। और उसी प्रकार से मानव के आवास में भी क्या आ जाता है? अंतर यानी परिवर्तन आ जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति हो चाहे जीव जंतु हो, सब में क्या पाई जाती है? संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद में आता है दूसरा तत्व, आता है भौतिक वातावरण आता है। अब भौतिक वातावरण में किसका अध्ययन किया जाता है? ऐसा वातावरण जो कि अपने चारों ओर पाया जाता है और किसके द्वारा निर्मित होता है? प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। उसको प्राकृतिक वातावरण भी कहा जाता है और भौतिक वातावरण भी कहा जाता है। मानव के चारों ओर निर्मित ऐसा वातावरण जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है, भौतिक वातावरण भी कहा जाता है और प्राकृतिक वातावरण भी कहा जाता है। इसमें किस किस को सम्मिलित किया जाता है? स्थिति को लिया जाता है, स्थिति के साथ में किसको लिया जाता है? उच्चावच को भी लिया जाता है, जलवायु को भी लिया जाता है
मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति को लिया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के अलावा पशुओं को भी लिया जाता है। खनिज पदार्थों को भी लिया जाता है। शक्ति के स्रोतों को भी लिया जाता है। और शक्ति के स्रोतों के अलावा अपन एक कौन सा लेते हैं, जल भी लेते हैं। भौतिक वातावरण के जो तत्व आते हैं, भौतिक वातावरण के तत्वों में अपन स्थिति को लेते हैं, उच्चावच को लिया जाता है, जलवायु को लिया जाता है, मिट्टी को लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को लिया जाता है, पशुओं को लिया जाता है, खनिज पदार्थ, शक्ति के स्रोत और जल को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात हमारे चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण का अध्ययन करें तो इनमें सभी तत्व आते हैं। अब सबसे पहला आता है ग्लोब पर उसकी स्थिति किस प्रकार से पाई जाती है। अब ग्लोब पर स्थिति का अध्ययन करें या जलवायु का अध्ययन करें, संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो बीच वाले क्षेत्र में भूमध्य रेखा आ जाती है। यहां का अध्ययन करें और यहां ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो सभी में जलवायु की दशाएं हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई सी भी दशा हो, सब में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अंतर किस कारण से पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी दो प्रकार की क्रिया करती है। पृथ्वी एक तो क्या करती है, परिक्रमण करती है और दूसरा करती है परिभ्रमण करती है। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण से अपनी क्या बनती है, ऋतुएं बनती है। 365 दिन होते हैं, 3 ऋतुएं बन गई, सर्दी, गर्मी और वर्षा की ऋतु बन गई। पृथ्वी अपने स्थान पर चक्कर लगाती है और अपने स्थान पर चक्कर लगाने के कारण से क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। और इसी के कारण से आज अपन समय भी देखते हैं, यहां के समय में और दूसरे स्थान के समय में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध का अध्ययन करें, दक्षिणी गोलार्ध का अध्ययन करें तो ऋतुओं में भी अंतर आ जाता है। आज अपन ये कहें हमारे गर्मी की ऋतु है तो वहां पे कौन सी ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु होती है। तो इस कारण से इनमें अंतर आ जाता है। दूसरा अपन अध्ययन करते हैं, उच्चावच का अध्ययन करते हैं। उच्चावच की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी के धरातलीय भाग पर पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं और घाटी भी पाई जाती है। अब पर्वतीय क्षेत्र का जब अपन अध्ययन करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं नहीं पाई जाती है। पठारी क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहां भी अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है, लेकिन जहां पर खनिज संपदा निकलती है वहां पर थोड़ी बहुत अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है। जबकि अपन समतल मैदानी क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहां पर अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है। अनुकूलतम दशाएं कम होने के कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं, कम ही करते हैं। पठारी क्षेत्रों में भी लोग कम निवास करते हैं और जबकि समतल मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसी कारण से सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में लोग अधिक निवास करते हैं। तीसरा सबसे अधिक जो जलवायु आता है, अब जलवायु भी सभी जगह समान नहीं पाई जाती है। जलवायु, वनस्पति और मानव तीनों में आपस में संबंध पाया जाता है। जलवायु अनुकूल होगी, वर्षा होगी तो पेड़ पौधे भी अधिक होंगे। वनस्पति होगी, कृषि हेतु अनुकूलतम दशा होगी, लोग भी क्या करेंगे, अधिक निवास करेंगे। अतः जहां पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं होती है। इसमें मिट्टी को भी लिया जाता है। उपजाऊ मिट्टी किस प्रकार पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि भौतिक दशाओं के कारण से विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसी कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में कोनधारी वन पाए जाते हैं, जबकि जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जहां पर तीनों प्रकार की ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी और वर्षा, वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, पतझड़ वन भी पाए जाते हैं।
क्योंकि जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अतः इनको क्या कहा जाता है? पतझड़ वन कहा जाता है। इसके साथ में अपन पशुओं को लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे पशुओं में भी अंतर आ जाता है। इसी कारण से मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे ऊंट आ जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग पशु आ जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में अलग पशु आ जाते हैं, तो इनमें भी क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो सभी जगह समान प्रकार की खनिज संपदा नहीं पाई जाती है। समान प्रकार से कुछ क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो वहां पे लोहा निकलता है, कुछ में तांबा निकलता है, कुछ में सोना निकलता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पर खनिज संपदा पाई नहीं जाती है। अब इस क्षेत्रों के आधार पर मानव भूगोल में अपन ये कहते हैं भाई, उस जैसे अपन ने अध्ययन किया, पंजाब का और हरियाणा का अध्ययन किया, तो अपन कहते हैं पंजाब और हरियाणा का विकास राजस्थान की अपेक्षा अधिक हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है, और कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक होने के कारण से सबसे पहले हरित क्रांति का उद्भव भी वहीं पर हो गया। जिन क्षेत्रों का विकास पहले हुआ उन क्षेत्रों का आगे भी और भी क्या होता रहता है? विकास होता रहता है। कुछ क्षेत्रों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, और कुछ में ऊर्जा वाले खनिज पाए जाते हैं। इसके साथ में अपन शक्ति के स्रोत को भी सम्मिलित करते हैं। शक्ति के स्रोत कौन से होते हैं? प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए पदार्थ जिनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है, क्या कहलाते हैं? शक्ति के स्रोत। अर्थात ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे अपने को ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं? शक्ति के स्रोत कहलाते हैं। और ऐसे कौन कौन से स्रोत आते हैं जिनसे अपने को ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है? कोयले को लेते हैं, पेट्रोल को लिया जाता है, ज्वारीय शक्ति में यूरेनियम को लिया जाता है, थोरियम को लिया जाता है, जिर्कन को लेते हैं, ग्रेफाइट को लिया जाता है। इन सबसे अपने को क्या प्राप्त होती है? शक्ति प्राप्त होती है। अतः इसमें अपन किसको लेते हैं? शक्ति के स्रोत को भी लेते हैं। और लास्ट आ जाता है जल। जल का अध्ययन करें तो जल तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि सब में जल का उपयोग करता है। अतः जल मानव की क्या हो गई? मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आ जाता है। तो दो टॉपिक हो गए, एक प्राथमिक आवश्यकता हो गई और दूसरा क्या आ जाता है? भौतिक वातावरण आ जाता है। अब तीसरा जो अपन लेते हैं, तीसरा अपना आ जाता है प्रतिक्रियाएं। प्रतिक्रिया का मतलब होता है वहां के लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। तो इसमें जैसे शिकार करना यानी आर्केड, मछली पकड़ना, भाई मानव के व्यवसाय को लिया जाता है। पशुपालन आ जाएगा, भाई मानव व्यवसाय में अपन किसको लेते हैं? जैसे आर्केड आ गया, मछली पकड़ना आ गया, पशुपालन आ गया, कृषि आ गया, खनन आ गया, विनिर्माण आ गया, परिवहन आ गया, व्यापार आ गया। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? मानव व्यवसाय में आते हैं। परिवहन को भी लिया जाता है, प्रशासन को भी लिया जाता है। यानी प्रतिक्रियाएं ऐसे कार्य जो कि मानव करता है, अर्थात किसको लिया जाता है? मानव के व्यवसाय को लिया जाता है। और मानव व्यवसाय किसे कहा जाता है? मानव द्वारा अपने जीविकोपार्जन हेतु की जाने वाली आर्थिक क्रिया को क्या कहा जाता है? मानव व्यवसाय कहते हैं। मानव द्वारा अपने जीविकोपार्जन, मनुष्य अपना जीवन चलाने हेतु जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है उन सबको क्या कहा जाता है? मानव व्यवसाय कहा जाता है। अब मनुष्य के व्यवसाय की बात करें तो सबसे पहले आता है शिकार करना, आर्केड जिसको कहा जाता है। प्राचीन मनुष्य जंगलों में निवास करता था और जंगलों में निवास करने के कारण से वो जंगली जानवरों का शिकार करता था। तो उसका मुख्य व्यवसाय कौन सा हो गया? आर्केड व्यवसाय।
आज भी आखेट व्यवसाय या शिकार करना उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर अन्य व्यवसाय हेतु अनुकूलतम दशाएं नहीं पाई जाती है। जहां पर कृषि नहीं होती है, पशुपालन नहीं होगा, वहां पर आज भी आखेट व्यवसाय किया जाता है। और आखेट व्यवसाय कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? उच्च अक्षांशों में किया जाता है, निम्न अक्षांशों में किया जाता है। दूसरा आता है मछली पकड़ना। आज भी जितने भी तटवर्ती क्षेत्र आते हैं, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र आ गए, उन क्षेत्रों का देख लो, या जहां पर नदियों वाले क्षेत्र आ गई, नहरें आ गई, तालाब आ गई, तालाब भी आ जाते हैं, उन क्षेत्रों में आज भी क्या किया जाता है? मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसके साथ में पशुपालन आ जाता है। अब पशुपालन की प्रवृत्ति का अध्ययन करें तो पहले मानव आखेट करता था, और जब आखेट व्यवसाय के कारण से जीव जंतुओं की संख्या कम होने लगी तो मनुष्य ने अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर दिया और मानव कौन से व्यवसाय को अपनाने लग गया? पशुपालन को अपनाने लग गया। इसके बाद में कृषि करने लगा। कृषि की परिभाषा के तौर पे अध्ययन करें तो फसलों को कृत्रिम ढंग से बोने की क्रिया क्या कहलाती है? कृषि व्यवसाय कहलाती है। आज प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करें तो सभी जगह अलग अलग प्रकार से कृषि की जाती है। कुछ क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, कुछ में स्थायी कृषि की जा रही है, कुछ में बागायती कृषि की जा रही है, कुछ में व्यापारिक अनुत्पादक कृषि की जा रही है, कुछ में मिश्रित कृषि की जा रही है। उसी प्रकार जहां पर कोई खनिज संपदा पाई जाती है वहां पर मानव क्या करता है? खनन व्यवसाय को अपनाता है। जिन क्षेत्रों में कोई खनिज संपदा निकलती है वहां की अधिकांश जनसंख्या किसमें लगी होती है? खनन व्यवसाय में लगी होती है। तो यहां से लेके यहां तक का जो व्यवसाय आता है इसको अपन किसमें सम्मिलित करते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। और प्राथमिक व्यवसाय किसे कहा जाता है? वह व्यवसाय जो भूमि के दोहन या प्रकृति से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। वह व्यवसाय जो भूमि के दोहन या प्रकृति से संबंधित होगा क्या कहलाएगा? प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। इसके बाद में आ जाता है विनिर्माण है, इसको अपन द्वितीय व्यवसाय में लेते हैं। इसे कहा जाता है विनिर्माण। वस्तु का पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनिर्माण कहलाती है। अर्थात प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, शारीरिक श्रम के द्वारा या यांत्रिक शक्ति के द्वारा विशिष्ट गुण या आकार वाली वस्तु में परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? विनिर्माण कहा जाता है। फिर अपन ले लेते हैं परिवहन को, लेते हैं व्यापार को लिया जाता है, समाज को लेते हैं और शासन को लिया जाता है। परिवहन तो किसे कहा जाता है? व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। और वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। इनको अपन किसमें लेते हैं? तृतीय व्यवसाय में लिया जाता है। परिवहन लेते हैं, संचार लेते हैं और व्यापार, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ में समाज को लिया जाता है और शासन को लिया जाता है। तीन टॉपिक हो गए, प्राथमिक आवश्यकताएं हो गई, भौतिक वातावरण हो गया, प्रतिक्रियाएं हो गई। अब अपना जो चौथा आता है, एक और रह गया, तो चौथा आता है उच्च आवश्यकताएं। कौन सी आ गई? उच्च आवश्यकताएं। अब उच्च आवश्यकताओं में किस किस को लिया जाता है? एक तो अपन स्वास्थ्य को लेते हैं, स्वास्थ्य के साथ में आमोद प्रमोद को लिया जाता है। आमोद और प्रमोद, आमोद प्रमोद का मतलब होता है व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की क्रिया को लिया जाता है। तीसरा, अपन जिस धर्म में निवास करते हैं उसके साथ में कुछ धार्मिक भावनाएं भी पाई जाती है। उसके अलग ही तो ग्रंथ होते हैं, उसके अलग ही रीति रिवाज होते हैं। शिक्षा को लिया जाता है, शिक्षा के साथ में अपन विज्ञान को लेते हैं, शिक्षा को ले लिया, विज्ञान को ले लिया, शिक्षा विज्ञान, इसके साथ में कला का प्रदर्शन आ जाता है, कला प्रदर्शन के साथ में प्रशासन को लिया जाता है,
प्रशासन के साथ में राष्ट्र को लिया जाता है, भाई अपने देश को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, सहयोग को लिया जाता है, सद्भावना, साहित्य, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को लिया जाता है, और इसके साथ में लेते हैं सामाजिक विकास को लिया जाता है। उच्च आवश्यकताएं यानी कुछ ही लोगों में पाई जाती है। तो उच्च आवश्यकताएं कैसी है? सबसे पहला आ जाता है स्वास्थ्य। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम होना चाहिए, उसकी जीवन आयु दीर्घ होनी चाहिए, इस कारण से उसका विकास हो सकता है, नहीं तो मानव का विकास नहीं होता है। साथ में आमोद प्रमोद को लिया जाता है, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने जा रहा है, कौन सी प्रक्रियाएं कर रहा है, इनको सम्मिलित किया जाता है। धार्मिक भावना को लिया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार के धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसमें अपने धर्म के प्रति कुछ विशेष भावनाएं होती है। उनके ग्रंथ भी अलग अलग होते हैं, उनके रीति रिवाज भी अलग अलग होते हैं, वैवाहिक संबंध भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो इसको किसमें लिया जाता है? धार्मिक भावनाओं में लिया जाता है। उसकी शिक्षा को इसमें लिया जाता है, विज्ञान को लिया जाता है। कुछ विशेष लोगों में विशेष प्रकार की कला होती है और उस विशेष प्रकार की कला के प्रदर्शन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ में प्रशासन को भी लिया जाता है, जो लोग शासन व्यवस्था को संभालते हैं, अपने देश की नीति निर्धारण को लिया जाता है, राष्ट्र को लेते हैं, लोगों में आपसी सहयोग की भावना को लिया जाता है, सद्भावना को लिया जाता है, साहित्य यानी ग्रंथ को लिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पड़ोसी देशों के साथ या अन्य देशों के साथ उसके संबंध किस प्रकार पाए जाते हैं, इनको भी लिया जाता है, और सामाजिक विकास को भी लिया जाता है। अब ये तो थे जीन ब्रुन्स के तत्व। पहले शुरुआत में मैंने बता दिया था, या तो हंटिंगटन के तत्व आएंगे या किसके आएंगे? जीन ब्रुन्स के तत्व हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के उपागम। क्या गया? मानव भूगोल के उपागम। यानी उपागम का मतलब होता है अपन कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें अपन अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजी सिस्टम जो होता है, दूसरा आ जाता है अपना क्षेत्रीय उपागम, तीसरा आ जाता है व्यवहार परक उपागम। तीनों गए, पारिस्थितिक उपागम हो गया, क्षेत्रीय उपागम हो गया, व्यवहार परक उपागम हो गया, और कल्याण परक उपागम हो गया। यानी उपागम के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत उपागम को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 4 उपागम है? एक पारिस्थितिकी उपागम है, दूसरा क्षेत्रीय उपागम है, तीसरा व्यवहार परक उपागम है, और चौथा क्या है? कल्याण परक उपागम है। मनुष्य के कल्याण का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी उपागम का अध्ययन करेंगे तो इसमें मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी उपागम में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का अध्ययन किया जाता है और उसके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है वह मानव अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन स्थापित करता है। जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति निवास करेगा वहां का व्यक्ति उपयुक्त ढंग से
यही कोशिश करेगा कि वहां के वातावरण के साथ क्या स्थापित कर ले, समायोजन स्थापित कर ले। और इस समायोजन स्थापित करने के कारण से तीन विचारधाराओं का जन्म होता है। कितनी विचारधाराओं का जन्म होता है? तीन विचारधाराओं का जन्म होता है। और ये तीन विचारधाराएं कौन सी है? एक तो है निश्चयवाद, दूसरी आ जाती है संभववाद, और अपनी तीसरी आ जाती है नवनिश्चयवाद। पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत मानव के वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इस आधार पर तीन विचारधारा आती है, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, सारी शक्तियां प्रभावी प्रकृति की रहती है। इसी कारण से मानव कुछ क्षेत्रों में निवास करता है, अन्य क्षेत्रों में निवास नहीं करता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं, जबकि जहां पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है लोग अधिक निवास करते हैं। क्योंकि प्रभाव किसका है? प्रकृति का है। मनुष्य क्या है? प्रकृति का दास है। संभववाद है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, जबकि प्रकृति मनुष्य की दास है। प्रकृति में निश्चित संभावनाएं पाई जाती है, मनुष्य उन संभावनाओं का उपयोग करते हुए प्रकृति में क्या ला देता है? बदलाव ला देता है, परिवर्तन ला देता है। इसी को क्या कहा जाता है? संभववाद कहा जाता है। आज अपन अध्ययन करें, भयंकर गर्मी पड़ती है, लोग निवास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मनुष्य ने पंखे का आविष्कार किया, फिर कूलर का आविष्कार किया, और भी गर्मी पड़ी तो एसी का आविष्कार कर दिया और उन क्षेत्रों में निवास करने लग गया। मनुष्य ने क्या ला दिया? प्रकृति में बदलाव ला दिया, परिवर्तन ला दिया, और इसी विचारधारा को क्या कहा जाता है? संभववाद कहा जाता है। और इसके बाद में आ जाती है नवनिश्चयवाद। ये दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों का सम्मिलित रूप है। अर्थात न तो मनुष्य प्रकृति का दास है, न प्रकृति मनुष्य की दास है, बल्कि दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं। कुछ मनुष्य प्रकृति के अनुकूल होता है और कुछ उसके रूप में क्या करता है? रूपांतरण करता है, अपना जीवन चलाता है। इसी को क्या कहा जाता है? नवनिश्चयवाद। इसको रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है। रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि ये चौराहे पर लगी हुई बत्तियों के समान होता है, जो कि रुकने और जाने का संकेत देती है। उसी प्रकार प्रकृति भी अपने को संकेत देती है, मेरे में परिवर्तन मत करो। लेकिन फिर भी अपन उसमें परिवर्तन करते हैं, परिणाम सामने आ जाता है। और उसी के कारण से आज ओजोन परत में छेद हो गया। अब हमारे जो ग्लेशियर हैं उनकी बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर कहां पर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। प्रकृति में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा अपना जो उपागम आता है वो क्या आता है? क्षेत्रीय उपागम आता है। इसमें पृथ्वी तल पर अपन प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, और जब पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है तो वहां पे संस्कृति में बदलाव आ जाता है। आज अपन देखते हैं प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि होती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव के शारीरिक लक्षण भी कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। उनके सामाजिक रंग भी अलग अलग होते हैं और उनके रीति रिवाज भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वहां की बस्तियां भी अलग अलग होती है और मानव का व्यवसाय भी क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रभाव किसका रहा? प्रकृति का प्रभाव रहा। अतः प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से परिवर्तन की स्थिति पाई जाती है। इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? क्षेत्रीय उपागम में किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है अपना व्यवहार परक उपागम। व्यवहार परक उपागम में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव के रीति रिवाज कैसे पाए जाते हैं, उसकी परंपराएं कैसी पाई जाती है, उसकी यानी धार्मिक भावनाएं कैसी पाई जाती है, वो प्रकृति के साथ किस प्रकार का बिहेव करता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यवहार परक उपागम में किया जाता है। और इसके बाद में आ जाता है अपना कल्याण परक उपागम है। इसमें उस क्षेत्र के साथ में मनुष्य किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करते हुए अपना कल्याण करता है, अर्थात किसका अध्ययन करेंगे? वही मानव की मूलभूत आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वाधिक जो इन्वेस्ट होता है वो मानव के कल्याण हेतु किया जाता है।
अर्थात मानव को कहां पर माना जाता है? केंद्रीय स्थान में माना जाता है। जैसे अपन ने बाहर विकास को रख दिया और केंद्र में मनुष्य को रखा तो आराम से व्यक्ति चला जाएगा, तो उसका क्या होगा? विकास होगा। लेकिन उल्टा कर दे, विकास को अंदर रख दिया, बाहर मानव को रख दिया, तो कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि सारे मनुष्य एक साथ इस पे टूट के पड़ेंगे, विकास कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये थे मानव भूगोल के उपागम, जिसमें 4 को लिया जाता है: पारिस्थितिक उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहारपरक उपागम और कल्याणपरक उपागम। पार्ट कंप्लीट। कल अपन अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। ओके, थैंक यू।